मुसलमान इंडिया के बरसगीर में कैसे आए? ये ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा टॉपिक है। 1000 साल की तारीख़ है, सैकड़ों इसके अंदर टर्निंग पॉइंट्स हैं। तो इसलिए एक वीडियो में तो इसके ऊपर थोड़ी सी भी बात नहीं हो सकती। तो मैं ये एक सीरीज़ बना रहा हूँ पूरी इस्लामिक इन्वेजन ऑफ इंडिया के हिसाब से। उसके अंदर हम डायनेस्टीज़ को देखेंगे और किस तरह ये चीज़ आगे से आगे बढ़ती गई और इस्लाम इंडिया के अंदर आ गया। पहली जो ऑब्वियसली जो टर्निंग पॉइंट है वो है उमैयाद इन्वेजन। बड़ी मशहूर है, मोहम्मद बिन कासिम ने जब हमला किया। तो इस वीडियो में मैं सिर्फ जो उमैयाद बनु उमैया की जो इन्वेजन थी, राय डायनेस्टी जो कि सिंध में है, उसके ऊपर हम फोकस करेंगे और उस तारीख़ के ऊपर बात करेंगे कि उसमें क्या हुआ। ऑब्वियसली ये 10-15 मिनट की वीडियो है, इसके अंदर हर चीज़ नहीं होगी। यहाँ पर यह कहना बड़ा ज़रूरी है कि इस्लाम के आने से पहले तक ही वो ऑलरेडी एक एंशिएंट सिविलाइजेशन थी। उसके ऊपर बहुत सारी डायनेस्टीज थी, वन ऑफ द डेंसेस्ट पॉपुलेशंस इन द वर्ल्ड, क्योंकि ये इतना रिच रीजन था एनवायरमेंटली भी कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन थी। जब यूरोप में और ऑस्ट्रेलिया में या नॉर्थ अमेरिका में उनके कॉन्टिनेंट से इतनी बड़ी पॉपुलेशन को सपोर्ट नहीं कर सकते थे, लेकिन चाइना में और इंडिया में यहाँ पर ये वाहिद 2 रीजन्स थे दुनिया के जहाँ पे बहुत बड़ी पॉपुलेशंस को मेंटेन रखा गया था। इसीलिए सिविलाइजेशन भी यहाँ पर थी, बाकी जगहों पे भी थी, लेकिन वहाँ पे डिमाइस हो रहा था। लेकिन ये कंटिन्यूस सिविलाइजेशन चलती चली आ रही थी। इसको आके तोड़ा या इसमें खलल डाला बनु उमैया ने, इस्लाम का जो राइज हुआ। इस वीडियो में हम सिर्फ बनु उमैया की बात करेंगे कि किस तरह वो इंडिया में आए, मोहम्मद बिन कासिम आए और फिर बाद में उनकी कैसे राजा दाहिर के साथ लड़ाई हुई। ये कहानी शुरू होती है 8वीं सदी के शुरू में, जब मोहम्मद बिन कासिम जो बनु उमैया के जर्नैल थे उनको भेजा जाता है सिंध के ऊपर हमला करने के लिए, जो उस वक्त राय डायनेस्टी की हुक्मरानी में थी और राजा दाहिर उसके सबसे प्रोमिनेंट लीडर थे। अब इसमें 2 वजूहात मुसलमानों की तरफ से दी जाती हैं और हमारे इंडियन हिस्टोरियंस की तरफ से भी दी जाती हैं कि प्रीटेक्स्ट ऑफ वॉर क्या था। एक नज़रिया ये दिया जाता है कि मुसलमानों के ऊपर बड़ा जुल्म हो रहा था, जो छोटी पॉकेट्स थी मुसलमानों की राय डायनेस्टी में, उनके ऊपर बड़ा जुल्म हो रहा था, इसलिए इसको प्रीटेक्स्ट बना के हमला कर दिया गया राजा दाहिर के ऊपर। दूसरी एक वजह यह बताई जाती है कि बहरी कज़ाक जो थे वो अरब जहाज़ों को तंग करते थे और उन्होंने शिकायत भेजी थी राजा दाहिर को कि इनको रोकें, तो राजा दाहिर ने इनकार कर दिया। ये भी एक वजह दी जाती है और इसको वजह बना के सिंध के ऊपर हमला कर दिया गया। लेकिन जो तीसरी बड़ी वजह है वो जो मोस्ट रियलिस्टिक है वो ये है कि इस्लाम एक कॉन्क्वेस्ट वाला रिलीजन है। जाहिर बात है कि इंडिया भी गए, पर्शिया भी गए, इजिप्ट भी गए, स्पेन भी गए, हर जगह पे इन्होंने कॉन्क्वेस्ट किया। इस बहस में नहीं पड़ते कि क्या कॉन्क्वेस्ट करना अच्छी बात है या बुरी बात है, क्योंकि उससे पहले ऑब्वियसली रोमन एम्पायर्स भी थे, पर्शियन एम्पायर्स भी थे। एम्पायर्स का यही काम है कि वो अपने बॉर्डर्स को फैलाते हैं और फिर बफर स्टेट्स कायम करते हैं, फिर उसको भी फैला के आगे और बफर, जब तक वो उनको कोई रोकने वाला नहीं होता तब तक जो कॉन्क्वेस्ट का जो कीड़ा है वो आता रहता। तो बहरहाल इसमें मानने वाली बात है वो यही है कि कॉन्क्वेस्ट था, इस्लाम को फैलाना था, अपनी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को बढ़ाना था, इसलिए राय डायनेस्टी जो सिंध पाकिस्तान का आजकल हिस्सा है उसके ऊपर हमला कर दिया गया। जो सबसे मशहूर जंग हुई वो मोहम्मद बिन कासिम और राजा दाहिर के दरमियान हुई, सिटी ऑफ दबाल, जो इंडस रिवर के माउथ के ऊपर मौजूद था, जो कि बड़ी क्रिटिकल बैटल थी। इसमें ऑब्वियसली राजा दाहिर को शिकस्त हुई, मोहम्मद बिन कासिम जीत गए और इस तरह राय डायनेस्टी इमीडिएटली ख़त्म तो नहीं हुई, लेकिन बहुत बड़ा धचका मिला, क्योंकि बाद में राजा दाहिर के बेटे ने भी हमले किए लेकिन इवेंचुअली वो कामयाब नहीं हो सके। अब इसमें डिफरेंट तरह के हिस्टोरियंस हैं जो डिफरेंट कैजुअल्टी फिगर्स को साइट करते हैं। जैसे इंडिया के यूके ठाकुर हैं, वो कहते हैं कि ये इंडिया की तारीख का सबसे काला दिन था। इसके अंदर मोहम्मद बिन कासिम और मुसलमानों ने लोकल बुद्धिस्ट और हिंदुओं के ऊपर भरपूर जुल्म किए, उनके टेम्पल्स गिराए, उनकी फोर्स कन्वर्जन्स की, कत्लेआम किया, गुलाम बनाए, लोंडियाँ बनाई वगैरह वगैरह। लेकिन दूसरी तरफ से एक हिस्टोरियन है जैसे डैरिल मैकलीन, वो कहते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम नॉन मुस्लिम्स के साथ अच्छे सलूक को अपनी रिलीजियस ड्यूटी समझते थे। इवन वो ये कहते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम ने इनको धिम्मी का स्टेटस इसलिए दिया क्योंकि उन्होंने ये कहा कि जो हिंदू बुतों की पूजा करते हैं ये क्रिश्चियंस की तरह है, क्योंकि क्रिश्चियंस भी हज़रत ईसा और हज़रत मरियम की एक तरीके की मूर्ति बनाते हैं। तो उसने मोहम्मद बिन कासिम ने इनको धिम्मी का स्टेटस देने के लिए ये बात छोड़ दी। ऑब्वियसली अगर वो धिम्मी का स्टेटस ना हो तो इस्लाम में काफिर
या तो इस्लाम कबूल करे या उसकी गर्दन उड़ाई जाए। तो इस वजह से मोहम्मद बिन कासिम को एक तरीके से प्लस पॉइंट दिया जाता है। दूसरा पॉइंट, डैरिल मैकलीन कहते हैं कि उन्होंने गाय को खाने पे पाबंदी लगा दी और ये इस बात की दलील है कि वो नॉन मुस्लिम के साथ अच्छा सलूक रखना चाहते थे। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत हमेशा ट्रूथ इज़ ऑलवेज समवेयर इन द मिडल। ये ऐन मुमकिन है कि मोहम्मद बिन कासिम ने बुद्धिस्ट की और हिंदुओं की, लोकल पॉपुलेशन की वफादारी को हासिल करने के लिए उनको कुछ अच्छे गुडविल जेस्चर्स भी दिए होंगे। ये आम है। जूलियस सीजर ने भी जब रोम को फ़तह कर लिया था तो उसने इसी तरह के जेस्चर्स दिए थे। अलेक्जेंडर ने जब पर्शिया को फ़तह किया था उसने भी इस तरह के जेस्चर्स दिए थे। तो ये जो फ़ातहीन होते हैं ये हमेशा लोकल अवाम के दिल जीतने के लिए उनको कुछ गुडविल जेस्चर्स भी देते हैं। लेकिन ऑन दी अदर हैंड जो थोड़ी सी रेजिस्टेंस करते हैं तो उनकी गर्दनें भी उड़ाते हैं। तो ये दोनों चीज़ें हुई होंगी। बहुत सारे लोग मरे भी होंगे और जो लोग मोहम्मद बिन कासिम को जिन्होंने अपना लीडर मान लिया होगा उनकी बचत हो गई होगी। लेकिन ये बात तय है कि जैसे जैसे इस्लाम फैलता गया ये धिम्मी की डेफिनेशन को बढ़ाते गए। कुरान के अंदर धिम्मी का स्टेटस जो है सिर्फ यहूदी, नसारा या साबीन को मिलता है और बुत परस्तों के लिए कोई ऑफर नहीं है धिम्मी या माइनॉरिटी के स्टेटस से जिंदा रहने की। इवन अपने हाथ से जिजिया देने की भी उनको इजाज़त नहीं है। फारस में गए तो हज़रत उमर ने ज़ोरोएस्ट्रियंस को धिम्मी का स्टेटस दे दिया जो कि कुरान की रूह के ख़िलाफ़ है। और उसी तरह जब मोहम्मद बिन कासिम यहाँ पे आए उन्होंने हिंदुओं को धिम्मी का स्टेटस दे दिया। इसको समझना इसलिए ज़रूरी है कि अगर धिम्मी का स्टेटस ना दिया जाता तो इस्लामी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक उनकी गर्दनें उड़ानी थी या उनको मजबूर करना था कि वो इस्लाम को कबूल करें। तो बहुत सारे लोगों ने इस्लाम को कबूल भी किया होगा इसी वजह से कि उनको फ़ायदा हो, अच्छी अच्छी पोजीशंस मिलेंगी। जाहिर बात है आप थर्ड क्लास सिटीजन के तौर पे तो नहीं रहना चाहेंगे। यहाँ पे ये कहना बहुत ज़रूरी है कि मोहम्मद बिन कासिम इस वजह से नहीं जीते थे कि वो बड़े कोई मिलिट्री जीनियस थे। हिस्टोरियंस ये भी कहते हैं कि राजा दाहिर जो थे वो बुद्धिस्ट के अंदर इतने ज़्यादा पॉपुलर नहीं थे जिसकी वजह से सोसाइटी फ्रेगमेंटेड थी और कमज़ोर थी। अब राजा दाहिर के साथ क्या हुआ इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। कई लोग कहते हैं कि वो बैटल में मारे गए, कई लोग कहते हैं कि उन्हें कैप्चर कर दिया गया और फिर बाद में उनको वो प्रिजन में मरे। लेकिन जो भी हो ये बात तय है कि राजा दाहिर अपने मुल्क का दिफा करते हुए मारे गए। और ये भी कहा जाता है कि राजा दाहिर की फैमिली के साथ शुरू में मोहम्मद बिन कासिम ने तो बड़ा अच्छा सलूक किया लेकिन बाद में फिर सुन्नत नबवी पे भी अमल करना होता है। अनफॉर्चुनेट चैप्टर है राजा दाहिर की स्टोरी का। जो लोकल मकामी हीरो थे वो हार गए और बजाय इसके कि राजा दाहिर का आपको साथ देना चाहिए या उनके साथ एसोसिएट करना चाहिए, ये पाकिस्तान में लोग मोहम्मद बिन कासिम से एसोसिएट करते हैं जिसने हमला किया। अगर इसको ये पूछा जाए इनसे कि क्या फिर आप जब गोरों ने हमला किया इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे तो क्या आप उनको सेलिब्रेट करते हैं, या अगर अमेरिका अफगानिस्तान पे हमला करता है तो क्या आप अमेरिका को सेलिब्रेट करते हैं? नहीं, तब आपको इस्लाम याद आ जाता है। तो ये आपका अपना मुल्क था, सिंध आपका अपना मुल्क था। ये राजा दाहिर का जो डीएनए है वो हमसे ज़्यादा मिलता है एज अपोज टू मोहम्मद बिन कासिम के। लेकिन मोहम्मद बिन कासिम को हीरो बनाया हुआ राजा दाहिर को कोई भी नहीं जानता। लेकिन अब मोहम्मद बिन कासिम के साथ क्या हुआ? राजा दाहिर तो चलो एक हीरो की मौत मारा, अपने मुल्क को बचाते हुए मारा, आपकी फैमिली को गुलाम बना दिया गया जो कि रसूल अल्लाह की सुन्नत है। मोहम्मद बिन कासिम के अंजाम के बारे में दो कहानियाँ। अकॉर्डिंग टू चाचनामा, उस वक्त का क्रॉनिकल था, उसके हवाले से मोहम्मद बिन कासिम ने राजा दाहिर की दो बेटियों को सुलेमान इब्न अब्दुल मलिक के पास तोहफे के तौर पे भेज दिया कि ये लें आप अपने हैरम में, क्योंकि इनके हैरम होते थे, इसके अंदर ऐड कर लें, आप मौज मस्ती करें, खूब शुगल लगाएं, क्योंकि लौंडियों के साथ, कॉन्क्यूबाइंस के साथ सेक्स करना इस्लाम में जायज़ है। वो उनके साथ भेज दिया। उन लड़कियों ने शरारत की, उन लड़कियों ने कहा खलीफा वक्त को, सुलेमान इब्न अब्दुल मलिक को, कि ये तो हमारे साथ पहले सेक्स कर चुका है। और ये इनकी ज़हनी हालत देखें। उसने कहा है तुमने उसने कैसे इनकी वर्जिनिटी ले ली? ये तो मेरा हक है क्योंकि मैं खलीफा वक्त हूँ, ये तो मेरा काम है। इस वजह से चाचनामे के मुताबिक इस वजह से मोहम्मद बिन कासिम के अरेस्ट वारंट इशू कर दिए और उसको वहाँ पे अरेस्ट किया गया और उसको गाय की खाल के अंदर लपेट के बगदाद वापस भेजा जा रहा था तो रास्ते में वो मारा गया। लेकिन जब खलीफा वक्त को बाद में पता चला कि ये लड़कियों ने झूठ बोला तो दोनों बहनों को, सूर्या देवी और परिमल देवी, दोनों को जिंदा दीवार में चुनवा दिया गया। ये थी पहली कहानी। दूसरी कहानी है मुसलमान हिस्टोरियन अल बलादूरी की। उनके मुताबिक मोहम्मद बिन कासिम जो है पॉलिटिकल जो एम्बिशंस थे, ताकत का खेल में, गेम ऑफ थ्रोन्स बेसिकली चल रही थी। वो ये कि जब सुलेमान इब्न अब्दुल मलिक खलीफा नहीं बने थे तो हिजाज बिन यूसुफ जो कि गवर्नर थे हिजाज के, उन्होंने सुलेमान इब्न अब्दुल मलिक ने जिन इलाकों को फतह किया था उनके ऊपर उनकी हुकूमत को वो तस्लीम नहीं कर रहे थे। और चूंकि मोहम्मद बिन कासिम हिजाज बिन यूसुफ के या तो दामाद थे या भांजा भतीजा थे, इसके ऊपर थोड़ा सा इख्तलाफ है लेकिन यही कहा जाता है, तो उन्होंने भी हिजाज बिन यूसुफ की
साइड ली और उनकी मुखालफत की। ये वो ग्रज था सुलेमान इब्न अब्दुल मलिक के दिल में कि जब फिर हज्जाज बिन यूसुफ मर गए तो खलीफा वक्त सुलेमान बन चुके हुए थे, उन्होंने यजीद इब्न अबी कबाशा को सिंध का गवर्नर बनाया और उनको हुक्म दिया कि मोहम्मद बिन कासिम को अरेस्ट करके मेरे पास भेज दो। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात यह है कि यजीद साले इब्न अब्दुर्रहमान का बड़ा क्लोज फ्रेंड था। साले वो आदमी था जिसके भाई को हज्जाज बिन यूसुफ ने सजाए मौत सुनाई थी, तो साले के दिल में नफरत थी इस पूरी फैमिली के साथ, तो उसने हुक्म दे के मिल मिला के मोहम्मद बिन कासिम की पूरी फैमिली को पहले टॉर्चर किया और फिर कत्ल कर दिया। तो ये अगर दोनों इनमें से किसी को भी सच मान लें तो मेरा ख्याल से मोहम्मद बिन कासिम का अंजाम जो है राजा दाहिर की निस्बत बहुत बुरा हुआ। तो जो हमारे हिंदू लोग हैं उनको मेरा ख्याल खुशी होगी। और ये इनकी उम्र सिर्फ 19 साल थी मोहम्मद बिन कासिम की। वैसे बड़ा हीरो बना के पेश किया जाता। मुझे याद है पाकिस्तान में एक एक्टर थे बाबर, 97-98 में ड्रामा आया था जिसमें मोहम्मद बिन कासिम के ऊपर वो पिक्चराइज किया गया था। बड़ा अच्छा दिखाया है, बड़ा रहमदिल वगैरह वगैरह। मे बी अगेन वो मिलिट्री लीडर था, मिलिट्री लीडर्स को इसी तरह नहीं दिखाया जाता। लेकिन बाकी वो मरा किस तरह इसकी कहानी ये नहीं बताई गई थी कि उसके साथ क्या जुल्म। अगर आपने जुल्म कहना है, कारमा पे बिलीव करना है तो आप एंजॉय कर ले, मैं वैसे बिलीव नहीं करता कारमा पे। ऑन दी अदर हैंड राजा दाहिर जो है एक हीरो की मौत मरा। जैसे मैंने आपको बताया कि राजा दाहिर और मोहम्मद बिन कासिम के मरने के बाद राजा दाहिर के बेटे ने कुछ जंगें लड़ी लेकिन ओवरऑल कामयाबी नहीं हुई। उमैयाद डायनेस्टी की सिंध के ऊपर हुकूमत रही भी थोड़ी देर, लेकिन फिर बनु उमैया खुद उनका तख्ता उलट गया और उनको अब्बासियों ने फतह कर लिया। अब्बासियों की जो हुकूमत थी उसमें जुल्म कम और ट्रेड और कॉमर्स और पॉलिटिकल मोटिवेशन या मैनिपुलेशन ज़्यादा थी। तो वो इतना कोई इंटरेस्टिंग चैप्टर नहीं है, उसके ऊपर शायद मैं वीडियो बनाऊँ। लेकिन उसके बाद आता है ये रेड्स का दौर जिसमें गजनवी, महमूद गजनवी वगैरह इन लोगों ने आके जो हमले किए, लूट खसूट की और मुसलमानों ने उनको भी हीरो बना दिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, इस कंटेंट को सपोर्ट करना चाहते हैं तो मेंबर बने, पेट्रन बने। अगली वीडियो तक बाय बाय। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफ़ी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।